आगे बढ़ते हैं और रियल एस्टेट शेयरों पर नजर डालते हैं। बाजार ऑल टाइम हाई लेवल्स पर है, लेकिन रियल एस्टेट इंडेक्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। इनफैक्ट निफ्टी रियल्टी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है। आज के ट्रेडिंग सेशन में 1% से ज्यादा की गिरावट इस इंडेक्स पर दिखी है। और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो शोभा करीब 3% की गिरावट इस स्टॉक पर है। लोढ़ा और प्रेस्टीज एस्टेट्स में भी 1.5% से ज्यादा की गिरावट है। अमोल, आपसे पूछना चाहूंगी, निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स में पिछले 1-1.5 साल में देखें तो अच्छी रैली दिखी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वो रैली और उसका मोमेंटम कम होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स पर आपकी क्या राय रहेगी? शोभा, प्रेस्टीज और लोढ़ा, इन तीनों स्टॉक्स पर भी अपनी राय दीजिए। जी, अगर हम ओवरऑल सेक्टर से ही अगर हम बात करते हैं तो लास्ट में जो रैली हुई है, जो इलेक्शन के बाद जो रिवर्सल आया, उसमें टेक्निकल बाउंस बैक रियल एस्टेट स्टॉक ने किया था। बट उसके बाद जो फॉलो थ्रू मूवमेंट था या कंटिन्यूएशन रहना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। इनफैक्ट फिर ऊपरी लेवल पे वापस से सेलिंग प्रेशर सभी थोड़ा बहुत रियल एस्टेट स्टॉक में देखने को मिला है। तो अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक पे आते हैं सेक्टर से, तो मुझे लगता है कि शोभा अगर ये एक डबल बॉटम सपोर्ट पे है, बट रिवर्सल के अभी भी कोई चांसेस दिख नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि जब तक ये 2000 के उसको उसके ऊपर नहीं जाएगा, स्टॉक में बुलिश मोमेंटम या बुलिश इंटरेस्ट डेवलप अभी होने के तो चांसेस नहीं दिख रहे। दूसरा, आपने एक प्रेस्टीज के बारे में पूछा था। प्रेस्टीज का भी काफी सिमिलर फॉर्मेशन है। मेरा व्यू फिलहाल इसके ऊपर तो न्यूट्रल का है। 1850 का एक रेंज है जो ऊपरी रेजिस्टेंस है, और 1700 का एक जो लोअर सपोर्ट है स्टॉक को। जब तक ये दोनों के रेंज के अंदर स्टॉक ट्रेड हो रहा है, कोई भी बड़ा मूवमेंट, बड़ा एक्टिविटी या कुछ बड़ा वॉल्यूम चेंज अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। रेंज ब्रेकआउट जब भी आएगा तभी स्टॉक में मोमेंटम बढ़ेगा। और तीसरा, मैं मेरे एंड से ऐड कर देता हूँ, एक डीएलएफ जो लीडर है, वो भी एक कंसोलिडेशन में हो रहा है। बट इसका प्रॉमिसिंग पैटर्न लग रहा है एज कंपेयर टू अदर टू स्टॉक्स। इसके इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेंगे 850 के। अगर ये 850 क्रॉस कर देता है तो स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस यहाँ से काफी अच्छे हैं। तो ये है नजरिया रियलिटी स्टॉक्स पर आता हुआ अमोल जी की। फाइनेंसियर्स की बात करते हैं। मन्नपुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस दोनों ही शेयरों में आज काफी एक्शन दिखा है। जेफरीज की एक रिपोर्ट आई थी आज सुबह, जहां उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज दोनों ही स्टॉक्स पर। मन्नपुरम पर खरीदारी की राय के साथ 270 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है, और मुथूट फाइनेंस पर उन्होंने 2220 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि गोल्ड प्राइसेस में जो पिछले कुछ महीनों से तेजी दिखी है वो कंटिन्यू हो सकती है, और उसी के चलते लोन ग्रोथ भी दोनों ही कंपनियों का काफ़ी अच्छा हो सकता है। उनका मानना है कि एनपीएस कम होंगे, दोनों ही कंपनीज के रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं, और अर्निंग्स प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, जिसके चलते उन्होंने दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय दी है। मन्नपुरम फाइनेंस के स्टॉक की बात करें तो करीब 3% की तेज़ी है, और मुथूट में भी करीब 1.5 से 2% की तेज़ी दिखी है। वैशाली, आपसे पूछना चाहूंगी, दोनों ही गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज पर आपकी चार्ट्स पर क्या राय बनेगी? तो मणप्पुरम की बात करें तो जैसे कि वी ऑल नो दैट गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है और मणप्पुरम में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। सो आई थिंक स्टॉक में जैसे हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ जरूर है। 235 के ट्रेडिंग टारगेट के लिए ये पॉजिटिव व्यू फिलहाल बन रहा है। तो ये राय थी मन्नपुरम और मुथूट फाइनेंस पर। दोनों ही स्टॉक्स आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। शॉर्ट स्टॉक्स और सेक्टर्स पर चर्चा करते हैं। हिंदुस्तान जिंक और वेदांता दोनों ही स्टॉक्स आज फोकस में है। कुछ न्यूज़ फ्लो है। हिंदुस्तान जिंक को एनसीएलटी से अप्रूवल मिली है कि जो रिटेन्ड अर्निंग्स में फंड है वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं, और डिविडेंड का ऐलान अब कंपनी कर सकती है। ब्रोकरेजेस का मानना है कि इसके चलते करीब 25 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान कंपनी कर सकती है, अगर पूरा अमाउंट कंपनी डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए इस्तेमाल करती है तो। याद रखें, वेदांता का 65% स्टेक है हिंदुस्तान जिंक में, और इसी के चलते करीब 6,400 करोड़ वेदांता को भी मिल सकते हैं। तो इस न्यूज़ फ्लो के चलते दोनों ही स्टॉक्स फोकस में है। मेटल शेयरों में ज़्यादा कुछ चमक तो नहीं है, लेकिन वेदांता और हिंदुस्तान जिंक। अमोल, आपसे राय लेना चाहूंगी, दोनों स्टॉक्स पर क्या राय बनेगी? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मेटल स्टॉक में ज्यादा चमक नहीं है, बट यहाँ से आने के चांसेस है। एज अ इंडेक्स भी काफी टूट चुका है और मार्केट टेक्सचर
ओवरऑल बुलिश रहता है तो मेटल स्टॉक भी आने वाले दिनों में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हम हिंदुस्तान जिंक के बारे में बोलते तो बड़ा करेक्शन हुआ है या टाइट रेंज बोल सकते हैं, एक नैरो रेंज हुआ है, ऑलमोस्ट 4 या 5 वीक में स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड हो रहा है। फिलहाल तो मैं अगर मूविंग एवरेज के साथ जाता हूँ तो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के यहाँ पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है, रिवर्सल के लिए ड्यू है। आई थिंक 670 आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अबव 670 होता है तो एक टेक्निकल रिवर्सल फॉर्मेशन होने के चांसेस यहाँ से दिख के आ रहे। फिलहाल तो नॉन डायरेक्शनल है, अबव 670 उसमें एक्टिविटी बढ़ सकती है। दूसरा, अगर मैं देखता हूँ VDL का आपने बात किया था, वो भी सिमिलर फॉर्मेशन है। ऊपर में 480 का एक रेजिस्टेंस है जो कंसिस्टेंटली वहां पे सेलिंग प्रेशर बढ़ता है, और नीचे में अगर हम देखते हैं तो 440 के आसपास स्टॉक सपोर्ट तो ले रहा है, बट बड़ा बड़ा रिवर्सल नहीं देखने को मिल रहा है। अभी के लिए अगर मैं देखता हूँ तो 50 डे और 20 डे दो सिंपल मूविंग एवरेज इमीडिएट में काम करेंगे, और 470 आने वाले दिनों में एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। उसके ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो आने वाले दिनों में एक टेक्निकल रैली फ्रेश देखने को मिल सकती है। हैवेल्स के नतीजे आ चुके हैं, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 5,800 करोड़ पे रेवेन्यूज़ आए हैं इस क्वार्टर में। हमारे अनुमान थे 5,700 करोड़ के आसपास, तो रेवेन्यू का फिगर तो अनुमान से बेहतर आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोरी दिखी है। 10.5% पे एक्सपेक्टेड थे मार्जिन्स, लेकिन कंपनी ने 9.9% पे मार्जिन्स रिपोर्ट किए हैं। तो टॉप लाइन का ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन मार्जिन्स अनुमान से कमज़ोर रहे हैं। याद रखें, लॉयड्स जो उनका सेगमेंट है वहाँ से अच्छे एक्सपेक्टेशंस थे इस क्वार्टर में, जिसके चलते ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो नतीजे फिर भी अच्छे हैं। करीब 20% का ग्रोथ रेवेन्यूज़ में दिखा है, और प्रॉफिट की बात करें तो करीब 40% से बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन अनुमान से थोड़े से कमज़ोर मार्जिन्स दिखे। स्टॉक में करीब 1.5% की गिरावट दिख रही है। अमोल, आपसे पूछना चाहूंगी, चार्ट्स पर देखें तो हैवेल्स पर क्या राय बनती है? अगर हम शॉर्ट टर्म व्यू देखते हैं तो क्लियर कट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। प्रॉब्लम ये है कि चार्ट में डेली चार्ट्स पे एक्सपांडिंग ट्रायंगल उसको बोल सकते हैं, ऐसा फॉर्मेशन बना है तो दोनों तरफ के मूवमेंट्स दे रहा है। अगर एक लेवल 1950 में अगर हायर साइड पे पकड़ता हूँ, उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम लूज हो जाता है। वेरएज अगर हम सपोर्ट्स की बात करेंगे तो 1820 1800 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स है, जहां से एक बाउंस बैक स्टॉक हो जाता है। तो जब तक मुझे लगता है कि ये रेंज के अंदर स्टॉक रहता रहे, ट्रेड होता रहेगा, दोनों तरफ के मूवमेंट्स आने के चांसेस यहाँ से ज्यादा दिख रहे हैं। डायरेक्शनल मूव होने के लिए मुझे लगता है कि 1950 के ऊपर का क्लोजिंग स्टॉक में आना चाहिए, उसके बाद ही कुछ डायरेक्शनल ट्रेंडिंग अपसाइड हम देखने को मिल सकते हैं। तब तक फिलहाल के लिए मुझे लगता है ये जो टेक्सचर बना हुआ है स्टॉक का नॉन डायरेक्शनल का, वही कंटिन्यू रहने का चांसेस नियर फ्यूचर में तो दिख के आ रहे हैं। तो ये है नज़रिया हैवेल्स इंडिया पर। नतीजों का इम्पैक्ट खासतौर पे हम इस वक्त देख पा रहे हैं स्टॉक पे। चलिए, आज आईटी के अलावा जिस और एक सेक्टर में खरीदारी अच्छी नजर आ रही है वो है एफएमसीजी। आप देखिए, इमामी इस वक्त 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है, अच्छे वॉल्यूम में ट्रेड होता हुआ। इसके अलावा HUL देखिए, लगभग 1.5% की तेज़ी यहाँ पर भी नज़र आ रही है। डाबर इंडिया, टाटा कंज्यूमर, इसके अलावा तमाम बाकी जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं उनमें भी इस वक्त बेहतर संकेत। अमोल, मैं आपके पास ही आऊँगा, ज़रा बताइए क्या नज़रिया बन रहा है एफएमसीजी सेक्टर पे? ये अगर हम ओवरऑल सेक्टर का बात करते हैं तो इलेक्शन रिजल्ट्स के टाइम में जो सरप्राइज मूव आया था, उसके बाद से ये पूरे सेक्टर्स में काफी इंटरेस्ट बढ़ा है। और ओवरऑल अगर हम वीकली फॉर्मेशन देखें या मंथली देखें तो सेक्टोरियल फॉर्मेशन काफी प्रॉमिसिंग हुए हैं, और अभी वो दिख के भी आ रहे हैं कि स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म में आते हैं तो या स्टॉक स्पेसिफिक आते हैं तो इमामी का अगर हम देखेंगे तो हायर बॉटम फॉर्मेशन है, 760 का एक सपोर्ट है। यही दिखा रहा है कि जब तक 760 के ऊपर रहेगा, ये ट्रेंड जो बना हुआ है स्ट्रॉन्ग, वो कंटिन्यू रह सकता है। आने वाले दिनों में ये 825 830 तक के लेवल निकल के आ रहे हैं। HUL के बारे में अगर हम देखते हैं तो HUL में अभी ये 2750 एक इमीडिएट जोन रहेगा, जो जहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट लार्जर टेक्सचर और अभी भी स्ट्रॉन्ग साइड पे ही है। मुझे लगता है 2600 2650 ये ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लेवल रहेंगे।
दूसरा आपने एक डाबर के बारे में पूछा था। डाबर का अगर मैं देखता हूँ तो काफी सिमिलर फॉर्मेशन है जैसे इमामी का था। मुझे लगता है 630 जहाँ पे 10 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास या उधर ही आ रहा है, वही अगर मेंटेन करता है तो ये जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू रहेगा और डाबर में भी आने वाले दिन में 670 680 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये है एफएमसीजी शेयरों पर राय अमोल जी की तरफ से आती हुई।